एक प्रोग्राम जनवरी में किया भी था, पर सेशन होने की वजह से उस समय बहुत लोग उसको अटेंड नहीं कर पाए थे। तो अभी हमने दोबारा से ये प्रोग्राम शुरू किया है। आज आखिरी दिन है, तीसरा दिन है और बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। बहुत भारी संख्या में लोगों ने इसको अटेंड किया है और बहुत सराहा भी गया है इस प्रोग्राम को। और आज ये आखिरी दिन है। हमने रेड क्रॉस सोसाइटी से रिक्वेस्ट किया था कि हमें लोगों को भेजें वो किसी को सिखाने के लिए, और मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने विकास सिंह जी और महिपाल सिंह जी को भेजा है यहाँ सिखाने के लिए, और बहुत अच्छी तरीके से वो सिखा रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि बहुत ध्यान से इसको देखिए, बहुत लाभदायक है ये सबके लिए। कहीं भी किसी के साथ कोई भी संकट आ सकता है और उस परिस्थिति में हमें कैसे करना है, क्या करना है, ये आज सिखाया जाएगा। पहले डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे वो लोग और उसके बाद फिर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगी ऑडिटोरियम के नीचे, बेसमेंट में, फर्स्ट बेसमेंट में ऑडिटोरियम के सामने हमने वहाँ इंतज़ाम किया है, तो वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विकास सिंह जी और महिपाल जी का। धन्यवाद, आपने समय निकाल के यहाँ आ रहे हैं, और आपसे अनुरोध करूँगी कि शुरू करिए। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं तो यहाँ पे आभार प्रकट करता हूँ हमारे डायरेक्टर मैडम का, अल्पना त्रिपाठी जी का, तो जिन्होंने हमारा पहले यहाँ वार्म वेलकम किया और हमें इंट्रोड्यूस करने का मौका मिला अपने आप को यहाँ पर आप लोगों के बीच में। तो इसके लिए मैं इनका फिर से दोबारा धन्यवाद करता हूँ मैडम का। अभी हम लोगों का जो यहाँ पे आने का जो पर्पज़ है, वो पर्पज़ है आप लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में बताने का, उसको सिखाने का। तो ये बेसिक लाइफ सपोर्ट है क्या, पहले इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि बेसिक जो लाइफ सपोर्ट है क्या, फर्स्ट एड क्या है। आज का जो टाइम है बहुत भागा दौड़ वाला टाइम है। इसके अंदर मतलब हमारे पास या लोगों के पास कोई टाइम नहीं है, मतलब अपने लिए, खुद के लिए। हमारा टाइमिंग शेड्यूल बहुत बिजी है। हमारे पास टाइमिंग नहीं है वर्कआउट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, या अपना कोई एक डाइट, मतलब जो डाइट का एक चार्ट होता है उसको हम लोग कोई लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उसका कोई भी रीज़न हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारा हेल्थ जो हम कॉन्शियस हम नहीं रह पाते। तो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है सबके लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग, तो जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आपके बीच में आए हुए हैं। तो हम आपको जो सिखाएंगे उसको आप बस ध्यान से सीखना। ये आपके काम आएगा, आपके फ्रेंड्स के काम आएगा, आपके कलीग्स के काम आएगा, ये पब्लिक के काम आएगा, सब लोगों के काम में आएगा। और मैं इस बात की मैं श्योरिटी देता हूँ आप लोगों को, अगर आपने इसको सही तरीके से सीख लिया तो एक दिन आप कभी ना कभी किसी ना किसी की जान जरूर बचाएंगे। और इसके लिए आपके पास चाहे कोई मेडिकल इक्विपमेंट्स हो ना हो, अगर आपके सिर्फ ये दोनों हाथ है, इसके ऊपर भी आप लोगों की जान बचा सकते हैं। हाँ। ये किताब है, अगर आपने उस चीज़ के बारे में नॉलेज लेनी होगी तो आपको एक पर्टिकुलर एक फुल टाइम कोर्स करना पड़ेगा। आपको हम यहाँ पे एक बेसिक चीज़ सिखा देंगे जिससे आप किसी की लाइफ को सेव कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग, या CPR बोलते हैं हम इसको। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो जनरली क्या होता है, मेरी जेब के अंदर कोई मेडिसिन नहीं है, मेरे पास कोई मेडिकल किट नहीं है, और सडनली अगर किसी को अगर कहीं पे हार्ट अटैक आ गया तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आज मैं आपको पहले समझाऊंगा कि हार्ट अटैक क्या है। कई लोग क्या होता है, काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट, इन तीनों चीज़ों को वो एक ही समझते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, अगर आपका कोई पेशेंट या कोई नोन अगर हॉस्पिटल में जब होता है और उसकी डेथ होती है तो डॉक्टर लिखता है कार्डियक अरेस्ट, आप बोलते हो उसको हार्ट अटैक आया था। मैं बोलता हूँ हार्ट अटैक नहीं था उनको कार्डियक अरेस्ट था। आप बोलते हो हार्ट फेल हो गया, मगर नहीं, उसको कार्डियक अरेस्ट था। तो हम काफ़ी कन्फ्यूज्ड होते हैं समझने के लिए कार्डियक अरेस्ट क्या है, हार्ट फेलियर क्या है, या हार्ट अटैक क्या है। तो पहले थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ करता हूँ कि एक्चुअल में इन तीनों जो वर्ड्स का मीनिंग जो है वो डिफरेंट है, टोटल डिफरेंट मीनिंग है। जब आपको इनके मीनिंग से बारे में पता लग जाएगा तो ईजिली आप किसी को भी CPR दे सकते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट दे सकते हैं आप लोग इसके अंदर। सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो हमारा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मीन्स
जो हमारा हार्ट है उसकी ओर जो हमारी 3 आर्टरीज जा रही हैं, जब वो आर्टरीज ब्लॉक होती है उनमें से एक, तो वो हार्ट अटैक बन जाती है। अब हार्ट अटैक कैसे बनती है? सपोज की कोई आर्टरीज हमारी है, उसके बीच में कैल्शियम या आपका वो क्या नाम है, क्लॉट्स हो जाते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से जब वो बीच में जम जाता है आपके, तो उसमें होता है क्या, ब्लॉकेज बन जाती है। अब जो हार्ट को जो ब्लड भी सप्लाई करता है हमारे आर्टरीज के थ्रू हमारे उसके हार्ट के पार्ट में, वहाँ पे ब्लॉक हो गया, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, मतलब उस ब्लड में हमारा ऑक्सीजन होता है जो पर्टिकुलर हार्ट के उस पार्ट तक नहीं पहुँच पाता है क्योंकि ब्लॉकेज की वजह से। तो वो पर्टिकुलर जो एरिया जो है जहाँ पे आर्टरीज जो हमारा ब्लड का सप्लाई कर रही थी, वहाँ के टिश्यूज मर गए। जब पर्टिकुलर उस जगह के टिश्यूज मर चुके हैं, तो वो हमारा हार्ट अटैक है। हमें जो पेन उठता है चेस्ट में, घबराहट होती है, पसीने आते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया जब हमारा डैमेज हो चुका है, वो हमारा हार्ट अटैक है। इसमें आपको एक बात जरूर बताऊंगा मैं, अगर वो पर्टिकुलर एरियाज की अगर आप ब्लॉकेज भी खोल देते हो और वहाँ पे ब्लड की सप्लाई भी कर देते हैं, तब भी वो आपका हार्ट काम नहीं करेगा। जैसे एक फसल होती है ना, एक बार वो सूख गई खड़ी खड़ी, अब पानी डालिए कोई फायदा नहीं है, सेम ऐसा ही होता है इसके अंदर। एक बारी जहाँ पे आपकी ब्लॉकेज हो गई, आपके उस पर्टिकुलर एरिया के टिश्यूज मर गए हार्ट के, वो दोबारा ठीक नहीं होंगे। हम बोलते हैं ना, एक टाइम हार्ट अटैक आया, 2 बार आया, 3 बार आया, अब उसके बचने चांसेस कम है। होता क्या है, पर्टिकुलर एरियाज की आर्टरीज ब्लॉक हुई, उसका एरिया इतना खराब हो गया, सेकंड टाइम अटैक पड़ा, इतना एरिया खराब हो गया, थर्ड टाइम ऊपर आया, खराब हो गया, टोटल एरिया आपका क्या, टिश्यूज डेथ हो गई, सबके टिश्यूज खत्म हो गए, तो हार्ट हमारा खराब हो गया। यह थर्ड जगह का हार्ट आपका खराब हो चुका, टिश्यूज डेड हो चुके हैं उसके, ये हमारा हार्ट अटैक होता है। अब मैं बात करता हूं आपसे हार्ट फेलियर्स की, कि हार्ट फेलियर्स क्या है। हार्ट फेलियर्स के अंदर होता क्या है कि हमारा हार्ट के जो सारे टिश्यूज ठीक है, हमारे कोई डैमेज नहीं हुआ है, पर जो हमारा हार्ट जो पंपिंग करता है और उस पंपिंग से जो हमारा ब्लड जो है हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसको हम कैसे समझेंगे? सपोज करो एक वहां पे पानी का टैंक है, वहां से मैंने क्या मोटर लगाई और मोटर से मैंने पानी को खींचा अपने टैप वाटर के लिए, मोटर ऑन करी, पानी का फ्लो तेज आ गया, टैप में निकल गया। बट मैं क्या करता हूं, मैंने मोटर ऑन करी, पानी का फ्लो नहीं पहुंच पा रहा है वहां तक, टैप तक, मीन्स मेरा जो हार्ट है वो पंपिंग तो कर रहा है, बट उसका जो एफिशिएंसी है, उसको ब्लड की फेंकने के ऑर्गन तक वो पहुंच नहीं पा रही है प्रॉपर टाइप से। ये हो गया हमारा हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट मेरा यहां काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, ये हमारा हार्ट फेलियर है। अब मैं बात करता हूं आपका कार्डियक अरेस्ट का, जो डॉक्टर्स उसमें लिखते हैं कार्डियक अरेस्ट आपके पेपर्स के ऊपर। कार्डियक अरेस्ट क्या है हमारा? जहां पे हार्ट ने काम करना ही छोड़ दिया, कोई पंपिंग नहीं कर रहा उसके अंदर, इट्स कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट। ये तीनों में फर्क पता लग गया सर? हार्ट अटैक में जब हमारे टिश्यूज डेड हो गए, पर्टिकुलर जगह के पेन उठता है, वो हार्ट अटैक है। जहां पे हमारा हार्ट की पंपिंग का एफिशिएंसी आपकी खत्म हो गई है, प्रॉपर रूप से ब्लड को ऑर्गन्स तक नहीं भेज पा रहा है, ये हमारा हार्ट फेलियर। और जहां हमारा हार्ट ने पंपिंग करना बंद कर दिया या खत्म कर दिया या कुछ उसमें नहीं है, ये हमारा कार्डियक अरेस्ट है। होता क्या है कि अक्सर मैंने लास्ट डे भी मैं यहाँ डिस्कस करा था, निर्माण भवन के अंदर आदमी चेयर पे बैठ के काम कर रहा टेबल पे, सडनली चेस्ट में पेन हुआ उसके, और थोड़ी देर में ज़्यादा पेन हो, घबराहट हुई और सडन सीधा क्लॉप्स हो गया, और क्लॉप्स होने के बाद क्या हुआ, वो अनकॉन्शियस हो गया। जब तक स्टाफ ने उसको देखा, समझा, हॉस्पिटल के एम्बुलेंस को कॉल किया या गाड़ी में नीचे ले गए और हॉस्पिटल पहुंचे, उसकी डेथ हो गई। डिफेंस के अंदर सेम केस हुआ से हुआ, मतलब हर मिनिस्ट्री में ऐसा केस हुआ, हर प्राइवेट ऑफिस में ऐसा केस हो रहा है, रास्ते में हो रहा है, बस में हो रहा है, ट्रेन में, सब जगह हो रहा है। इन केसेस के अंदर होता है क्या है कि मोस्टली केसेस हॉस्पिटल ले जाते हुए 30% का रेशियो डेथ रेशियो, जबकि हार्ट अटैक में इंसान मरना नहीं चाहिए। अगर किसी को घर में या पब्लिक में या आपके ऑफिस स्टाफ में किसी को बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग है, तो इस बात की गारंटी मैं देता हूं, अगर आपने प्रॉपर तरीके से बेसिक लाइफ सपोर्ट को सीख लिया, जो हम यहां सिखाएंगे, तो कोई भी आपके डिपार्टमेंट का आदमी हार्ट अटैक से नहीं मरेगा। ना आपका घर वाला मरेगा, ना रिश्तेदार, ना पब्लिक में, ना बस में, ना ट्रेन में, अगर आप वहां पे हुए तो इसको करते कैसे हैं? उसका प्रॉपर तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन जो है
हम नीचे आपको बेसमेंट में सिखाएंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर महिपाल जी हैं जो आपको प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को समझाते हुए पूरा बताएंगे आपको। मैं आपको एक बेसिक्स के बारे में बता रहा हूँ कि हम लोग CPR के अंदर या बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर क्या करते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा चॉकिंग के बारे में। अक्सर घर के अंदर, रेस्टोरेंट में, होटल में, पेंट्रीज के अंदर खाते हुए गला चौक हो जाता है, गला पूरा बंद हो जाता है। ये इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस है जिसके अंदर अगर आपने उसका चौक को रीओपन नहीं करा, उसके गले को नहीं खोला, तो वहाँ पे डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले आप वहाँ घबराएगा, बंदा बेहोश हो जाएगा, थोड़ी देर में कार्डियक उसकी नहीं चलेगी, आप CPR देना जानते नहीं और बंदा खत्म। तो इस चीज़ के बारे में हम आपको डेमोस्ट्रेशन में पूरा बताएंगे हम आपको, ठीक है। और सबसे बड़ी बात एक, जब भी आपको कोई भी मेजर कैजुअलिटीज़ मिले, जब भी मिले, अगर उसको हैवी ब्लीडिंग्स हो रही हो तो कभी भी ब्लीडिंग्स को देख के डरना मत, घबराना मत। ये अपने में हर सेशन के अंदर बताता हूँ। इसलिए अगर कहीं पे रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो हम ब्लड देख के पहले डर जाते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो रही है यार, कैसे होगा यार, बंदा मर जाएगा। कभी मत घबराना। अगर ब्लीडिंग हैवी हो गई है तो एक चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखना, हॉस्पिटल में जितना भी लोग काम कर रहे होते हैं उनको कभी भी ब्लड से डर नहीं लगता है। उसका सिर्फ एक रीज़न ये होता है कि उन्हें नॉलेज है अगर ब्लीडिंग हो गई है तो हमारा जो बॉडी होता है वो उसको रिप्रोड्यूस कर लेता है। अगर रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहा है तो हॉस्पिटल जाके वो चढ़ जाएगा, मेरे में ब्लड बैंक से ब्लड मिल जाएगा, चढ़ जाएगा, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, 8 यूनिट चढ़ जाएगा ना। उस टाइम हमारा सिर्फ एक काम रहेगा, उसको इमीडिएट हॉस्पिटल ले जाने का। तो हैवी ब्लीडिंग देख के आप कभी भी डरेंगे नहीं, ना घर में ना बाहर कहीं पे भी नहीं। तो आपने उनको इमीडिएट हॉस्पिटल को ट्रांसफ़र करना है। सही सर। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि मैंने किसी अननोन पर्सन को CPR देनी है, चाहे वो कोई भी हो सकता है वो। तो पहली चीज़ मैं क्या देखता हूँ, अगर मैं कहीं पे पब्लिक प्लेस में हूँ या मैं यहाँ पर हूँ या कहीं पे भी हूँ, सामने मुझे एक अननोन पर्सन क्लब्स मिल गया, मुझे नहीं पता ये कौन है, क्या है, पर मेरी प्राइम ड्यूटीज बनती है मैं इसकी हेल्प करूँ, इसको मैं मेडिकल एड दूँ। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि कोई डेंजर एरिया तो नहीं है, मतलब आसपास कोई डेंजर सिचुएशन तो नहीं, बिल्डिंग क्लब्स तो नहीं होने वाली, या इस तरह से कोई वहाँ पे क्राइम सीन तो नहीं था, क्या था, पूरा चेक कर लेते हैं एक बार, मोटा मोटा नज़र मार लेते हैं इसके अंदर हम लोग क्या करना होता है। हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आप मेडिकल एड के अंदर जाते हो, किसी को देना होता है, तो उसमें एक चीज़ होती है गोल्डन आवर्स, 1 घंटा। उस 1 घंटे के अंदर आपने पेशेंट को देखना होता है, उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना होता है, उसकी ड्रेसिंग भी करनी होती है, एम्बुलेंस को कॉल भी करना होता है और उसे हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाना भी होता है पूरे 1 घंटे के अंदर। इसलिए आपका काम जो होना चाहिए बहुत फास्ट होना चाहिए। हम इसे बोलते हैं गोल्डन आवर्स। इस गोल्डन आवर्स को क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि 1 घंटे तक हमारे ऑर्गन्स जो है वो अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर मैंने उस 1 घंटे में पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो उसके बचने के चांसेस 90% हो जाते हैं। और जहां मैंने लेट कर दिया वहीं पे हमारा पेशेंट जो एक डेंजर जोन में इंटर कर जाता है। आप जितना लेट होंगे वो डेंजर जोन में उतना बढ़ता जाएगा। पहली बात, कभी भी आपने घबराना नहीं है, बहुत आपने शांत रहना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको पूरी नॉलेज है कि आपने क्या करना है। अगर आपने ठीक टाइम पे किसी को CPR दे दिया तो आपने उसका ये लगा लीजिए उसके लाइफ के 4-5 घंटे बढ़ा दिए, उसे हॉस्पिटल जाने का टाइम मिल गया। पर लोग घबराहट में क्या करते हैं, एम्बुलेंस कॉल करते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं, उठाते हैं। उसी टाइम आपको एक्शन इमीडिएट करना है वहाँ पर। अगर इमीडिएट एक्शन आप लोग आ गए तो बंदा आपके हाथ से नहीं जाएगा। उसके लिए 2 हाथ होने चाहिए आपके पास सिर्फ। इन 2 हाथों से आप भगवान बनेंगे एक दिन के लिए। तो ये मौका कभी मत खोना आप लोगों ने। ऐसा चांस मैं चाहता हूँ कभी आपको ना मिले, अगर फिर भी मिले तो छोड़ना मत। तो ये अननोन पर्सन मेरे सामने मेरे को मिल गया, तो सबसे पहले तो मुझे ये डाउट है इसको हुआ क्या है। तो पहले मैं इसका चेक करूँगा रिस्पॉन्स। इसका रिस्पॉन्स चेक करने का एक तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं AVPU। ये AVPU क्या है? A हमारा स्टैंड करता है अलर्ट, V स्टैंड करता है वॉइस रिस्पॉन्स, और P हमारा करता है पेन रिस्पॉन्स, और U करता है हमारा अनरिस्पॉन्सिव। तो ये 4 चीज़ों को हमें चेक करना होता है। इसमें टाइम लगता है सिर्फ 10 सेकेंड। आप लोग सोचेंगे यार इतना बड़ा काम करना है, 4 स्टेप फॉलो करने हैं, हाउ कैन पॉसिबल, 10 सेकेंड में कैसे होगा?
हम नहीं कर पाएंगे, कोई और कर सकता है जो यंग होगा, इसे कोई भी कर देगा, किसी भी ग्रुप का कर देगा। रिस्पॉन्स चेक करने सिर्फ लगते हैं सिर्फ मेरे हिसाब से 3 सेकंड या 4 सेकंड, फिर भी आपको 10 सेकंड मिल रहे हैं। ये सेकंड्स में सारे काम क्यों होते हैं? क्योंकि हमें गोल्डन आवर्स का ध्यान रखना है। हमारे पास 1 घंटा है सिर्फ सारे काम करने के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले उसका रिस्पॉन्स चेक करूँगा, ये कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, क्या है। वैसे जानता नहीं इसको मैं, अननोन है मेरे लिए, मुझे नाम मालूम होगा तो उसको मैं नाम से बोलूँगा, पर मेरे लिए अननोन है। सिंपल स्टेप फॉरवर्ड करूँगा, सामने जाऊँगा, जोर से इसके कान में बोलूँगा, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। मैंने चेक कर लिया 10 सेकंड से पहले चेक कर लिया मैंने। चेक किया क्या? अलर्ट चेक करने के मैं क्या, वॉइस रिस्पॉन्स। मैंने मुंह से बोला उसके कान पास जाके, हेलो सर, हेलो सर। इसने कोई वो नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं करा, न हिला ना उसने ऊँ किया ना कुछ नहीं करा। क्लियर? मैंने पेन करा उसको, शोल्डर टैप करके, पेन भी हुआ, रिस्पॉन्स नहीं करा इसने। तो मुझे पता लग गया ये अनकॉन्शियस है। अब मैं थोड़ा सोचूंगा ये अनकॉन्शियस तो है ये, पर कोई हुआ तो नहीं इसको कुछ। अपन दोनों हाथों को सर से लेकर पूरी बॉडी तक इसको टच करूंगा मैं। कहीं अगर मेरी ब्लीडिंग मेरे हाथ में लगता है या कुछ आपको लगता है ऊपर नीचे कुछ बॉडी पार्ट हो रहा है, तो समझ जाए कोई इंजरी इसको हो रखी थी पहले से। वहाँ पर्टिकुलर ड्रेसिंग वगैरह करते हैं, इसकी करेंगे। अगर 1% के लिए फिर आपको देखना है इसका सबसे मेन चीज़, कॉर्टिक प्लस इसके चेक करनी है। जो हमारे गले के जो यहाँ विंड पाइप्स होती या साइड में होता है एकदम गहरे में से चेक करेंगे सब लोग। यहाँ देखिए उसमें हो रहा है, यहाँ पंपिंग्स हो रही है आपके, देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। जब अपने प्रैक्टिस करेंगे तो इमीडिएट आप नेक्स्ट टाइम जो पेशेंट के पास जाकर वहीं पर लगाएंगे जहाँ पंपिंग चल रही है इसकी। अगर आपने पेशेंट के यहाँ पे चेक कर लिया, अगर वहाँ पे मूवमेंट्स मिल गई तो घबराने की जरूरत नहीं है, बंदा सिर्फ अनकॉन्शियस है। ये इसको हमने क्या करना है, कॉन्शियस करना है इसको। कपड़े लूज करने इसके, जैसे इसने बटन्स वगैरह लूज कर देना, बेल्ट को लूज कर देना, शूज़ को रिमूव कर देना, लेसेस को लूज कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, या टांगों को आप इसको ऊपर उठा देना, दोनों टांगों उठा देना, ऊपर एलिवेट कर देना, चेयर पर रख देना या कहीं लगा देना। जब इसकी ये टांग इस पोजीशन में आ जाएगा तो 15 और 20 मिनट उसको होश आ जाएगा, ठीक है। अगर ये भी ना करना हो तो आप इसको फिर रिकवरी पोजीशन दे सकते हैं, लेटा सकते हैं इसको। पर इसका ध्यान रखना, लेटाने के लिए आप तब लेटाना या टांग तब पर उठाना अगर इसकी स्पाइनल इंजरी नहीं है इसको। तो अगर स्पाइनल इंजरी है, आपको लग जाता है स्पाइनल इंजरी है, तो कुछ नहीं करना इसको। अगर नहीं है तो रिकवरी पोजीशन के बारे में आपको सर बताएंगे, डेमोस्ट्रेशन के नीचे समझाते हैं कैसे करना है। यहाँ मेरा काम खत्म हो जाता है, जिससे होश आ जाती है। पर दिक्कत यहाँ कहाँ शुरू हो रही है मुझको, जहाँ इसकी कॉर्टिक प्लस नहीं चल रही। अब मेरे को इमीडिएट एक्शन लेना है इसके ऊपर, इसको मैंने CPR देनी है, क्योंकि इसके प्लस ये नहीं चल रही है, इसका हार्ट जो काम नहीं कर रहा है। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे को इमीडिएट CPR के लिए तैयार होना है। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन होती है CPR देने की, बैठ के उसको CPR देते, वो सर आपको बताएंगे, भी गाइड करेंगे। मेरा जो शोल्डर का वेट, इसकी जो दोनों निपल्स के बीच में ये जो चेस्ट होती है, इसके बीच में एक हड्डी होती है जिसको हम स्टर्नम बोन बोलते हैं हम लोग। इस स्टर्नम बोन के सेंटर पॉइंट पे, दो निपल्स के बीच में और हड्डी के बीच में, सबसे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हार्ट देख रहे हैं, हार्ट की लोकेशन देख रहे हैं। हमें मालूम होना चाहिए हमारा हार्ट कहाँ पर है। अगर हमें ये नहीं पता हमारा हार्ट कहाँ पर है, जो मैं इसमें कंप्रेशन दूंगा वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पाएगा हार्ट तक। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि आपका हार्ट कहाँ पर है। तो हार्ट की जो लोकेशन होती है वो स्टर्नम जो बोन है और बिटवीन इन दोनों निपल्स के यहाँ सेंटर पॉइंट में होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों की वी शेप बनाते हैं इस तरह से, ठीक है। मेरा शोल्डर, मेरी एल्बो, मेरा रिस्ट पूरा स्ट्रेट रहेगा। और मैंने जब भी मैं CPR दूंगा, मैं बैठ के दूंगा, खड़ा होके मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरी रॉन्ग पोजीशन है। बट आपको सर बता देंगे बैठ कैसे देनी, पर आपको सिखाने के लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। अगर मैं हॉस्पिटल में रहूँगा, नीचे मेरा हार्ट का अगर बेड रहेगा, तब भी मेरे को इधर चढ़ के मेरे को CPR देना है, खड़े होकर नहीं देना CPR देने का मेथड खड़े होकर नहीं है। तो मेरे हाथों की वी शेप रहेगी, शोल्डर का वेट जाएगा सिर्फ मेरे मतलब यहाँ सामने, और चेस्ट के ऊपर जो मेरा कंप्रेशन रहेगा वो रहेगा मेरा 15 सेकंड में 30 टाइम। 15 सेकंड में 30 बारी मैंने चेस्ट कंप्रेशन इसको देना है। शोल्डर के वेट के साथ, पूरी बॉडी का वेट नहीं लगाएंगे। कम से कम 2 से 2.5 इंच तक का मैंने कंप्रेशन देना है। वो 2 से 2.5 इंच इसलिए होता है कि जो मेरा हार्ट है वो हार्ट तक आराम से पंपिंग कर लेगी। होता है कि मेरा हार्ट रुका हुआ है, अभी मेरा हार्ट प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है। तो जब मैं इसको पंप करूंगा तो उसमें ऑक्सीजन भी आएगा, ब्लड भी थोड़ा सा बाहर निकलेगा। तो जब पंपिंग करता रहूंगा मैं,
तो ये थोड़ा एक्टिव हो सकता है, सेल्स इसके रिएक्टिव हो सकते हैं, हमारे पास चांसेस बढ़ जाते हैं इसको हार्ट को शुरू करने के। और जहाँ पे इमीडिएट ऐसा कुछ हुआ, सपोज करो कोई स्टाफ था, अटैक पड़ा, वो नीचे कोलैप्स हो गया, बेहोश हुआ, इसकी कार्डियक पल्स आपको नहीं मिल रही है, आपने इमीडिएट एक्शन ले लेना। क्यों? क्योंकि अभी अभी सामने उसका हार्ट बंद हुआ, आप उसे चालू कर सकते हैं। अगर आपने इमीडिएट एक्शन ले लिया, उसका हार्ट चालू होने की गारंटी मैं देता हूं आपको कि आप सिर्फ 5 से 10 मिनट उसका हार्ट चालू दोबारा शुरू कर दोगे। इसमें एक बात और आती है, अगर किसी को थोड़ी बहुत भी हार्ट की प्रॉब्लम्स है तो अपनी जेब के अंदर वो एस्पिरिन की टैबलेट जरूर रखा करें। उससे क्या होता है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ सीने में दर्द शुरू हो गया है, अब पता लग जाए कुछ ज़्यादा सीरियस में चल रहा हूँ, तो एक टैबलेट फटाफट मुंह में ले लीजिएगा या किसी के मुंह में डाल दीजिए अगर आपकी जेब में आपके है तो। उससे होगा क्या, आपका जो ब्लड है वो काफ़ी पतला हो जाएगा। जब ये ब्लड पतला हो जाएगा तो जहाँ पे आपकी ब्लॉकेज है वो उसमें से थोड़ा निकलना शुरू हो जाएगा और वो प्रॉपर तरीके से आपके हार्ट तक पहुँच जाएगा। जहाँ पे आपके सेल्स डेड होना शुरू हुए वहाँ तक ब्लड पहुँचना शुरू हो जाएगा। तो वो वहाँ तक पहुँचना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपने हमेशा अपने जेब के अंदर एस्पिरिन टैबलेट जरूर रखनी है आप लोगों ने, ताकि ये किसी की टाइम पे भी, इमरजेंसी टाइम पे काम आ जाए आपके। ये होता क्या, मैं समझा रहा हूँ उसके बारे में। जैसे ऊपर एक पानी की टंकी है, प्लास्टिक का पाइप नीचे आ रहा है, टैप वाटर की ओर आ रहा है, बीच में पाइप मुड़ गया वो, तो टैप वाटर में फ्लो तेज नहीं आएगा, कम आएगा। सेम हमारे हार्ट की तरह होता है, अगर कहीं से ब्लॉकेज हो गई है तो वो फ्लो नहीं आ पाएगा। एस्पिरिन टैबलेट क्या करेगी, ब्लड को पतला कर देगी और पर्टिकुलर एक फ्लो आपके हार्ट तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ठीक हो गए, आपको सिर्फ टाइम मिला 4 घंटे का, 5 घंटे का हॉस्पिटल पहुंचने का। हो सकता है टैबलेट खाने का बंदा ठीक हो जाए, मैं ठीक हूं यार, मैं बहुत बढ़िया हूं, सही हूं। नहीं, ये गलती मत करना। आपको अटैक पड़ चुका है, आपके टिश्यूज जो वहाँ पे हैं वो डेड हो चुके हैं, होना शुरू हो गए हैं। अगर आपने उसको ठीक रखना है टिश्यूज वगैरह को, आपको इमीडिएट हॉस्पिटल में जाना है। वहाँ आपका इको वगैरह होगा, ईसीजी होगी, उसमें ब्लॉकेज पता लग जाए क्या है, आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। शायद जहाँ पे वो टिश्यूज मर रहे हैं वो बच भी सकते हैं, पर एक बार अगर उस जगह के टिश्यूज वगैरह खत्म हो गए, मर गए, दोबारा वो रिजनरेट नहीं होंगे। उस जगह का हिस्सा आपका खराब हो गया आपका, फिर वेट मत करना सेकंड अटैक का या थर्ड अटैक का, आपका हार्ट फिर इस तरह डैमेज हो जाएगा। कभी भी गलती मत करना, इमीडिएट उसको हॉस्पिटल लेके जाना है आपने, ताकि टाइमली पहुंच जाए, तो कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आप किसी को बुला रहे हो, उनको कहीं पे आप कॉल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप आराम से जा सकते हैं बिना किसी परेशानी, कुछ नहीं होगा आपको। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, दूसरे को बचा सकते हैं आप लोग इसके अंदर। तो आप टाइमली पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर, ये है। अब मैं यहाँ पे सर बात करता हूँ दूसरी आपकी चॉकिंग को लेकर थोड़ी सी। अक्सर जब हम लोग देखते हैं क्या है कि जब हम कुछ खाते पीते हैं तो हमारा गला चौक हो जाता है, और सर जब भी हमारा गला चौक होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे अंदर इसमें ये आती है कि हम लोग कुछ उसमें कुछ कह नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि हमारा गला बंद हो चुका है। हम किसी को बता भी नहीं पाते कि भैया जी मुझे क्या हो गया है। जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ के होटल के स्टाफ को पूरी नॉलेज है कि इसको रीओपन कैसे करते हैं, इसको खोलते हैं कैसे चॉकिंग को। पर हमारे इंडिया में अभी इसकी ना बहुत ज़रूरत है होटल स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए। ट्रेनिंग्स वगैरह शुरू हो चुकी है, अच्छे लेवल पर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, बट फिर भी क्या है, बहुत जगह तक ट्रेनिंग्स नहीं पहुंच पा रही है। इंडिया में कई जगह चॉकिंग की वजह डेथ भी होना शुरू हो चुकी है। तो चॉकिंग को कैसे खोलते हैं आपको सर बताएंगे डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर। और मैं एक इधर छोटी सी बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। अभी पीछे का एक केस था, केस भी क्या था, एक जवान लड़का अपने घर से निकला, बाइक पे था, रोड पहुंचा, एक्सीडेंट हो गया। उसका पल्सर बाइक, काफ़ी हैवी बाइक होता है, उसका 2 टुकड़ा हुआ था। जब वो ज़मीन पे गिरा, उसका ये सर फट चुका था, एक आइस निकल के बाहर आ गई, ये हाथ उसका टेढ़ा होके मांस से लटका हुआ था, टांग उसकी टूट चुकी थी, बहुत गंदा उसका सीन हो चुका था वहाँ पर। उसको जब तक होश था उसे पता लग गया पब्लिक में से कोई मेरे पास नहीं आने वाला। जिसका आँख बाहर निकल गया हो, सर जिसका फट गया हो, टांग लटक गया हो, हाथ टेढ़ा हो गया हो, इतना गंदा एक्सीडेंट सुबह के टाइम देख के लोग घबरा जाते हैं।
वो समझ गया कि मेरा चांसेस शायद बचने के कम है, लोग कोई मेरे सामने नहीं आया। उसको सिर्फ इतना याद है कि मेरे मुंह से सिर्फ 3 शब्द निकले थे। उसके जो मुंह से निकले हुए शब्द वो ये थे कि मेरी 3 बेटियां हैं, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ। जब उस इंसान को होश आया, उसके 12 से 13 ऑपरेशन हो चुके थे ट्रोमा सब डिवीजन के अंदर। पर आज भी मैं उस इंसान को बड़ा धन्यवाद करता हूं, थैंक्स बोलता हूं, जिस आदमी ने ये नहीं देखा बंदा जिएगा या तो मरेगा, उसको उठाया और उसे ट्रोमा सेंटर ले गया, जहां उसकी जान बची। जब मेरी उस पेशेंट से बात हुई तो उस पेशेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि सर मेरे 2 ऑपरेशन या 3 ऑपरेशन डॉक्टर और बोल रहे हैं, उन्होंने और करना है, रिक्वेस्ट है, इनको बोलिए जल्दी कर दीजिए। और जो मेरी आइज टूट के बाहर आ गई थी तो उसको उसने हाथ से अंदर किया था जब, तो डॉक्टर्स ने उसकी आइज को ब्लॉक कर दिया था, बंद कर दिया था कि सर उनको बोलिए कि मेरी आइज को खोल देंगे, क्योंकि जब इस पर लाइट्स पड़ती है तो मुझे दिखती है, वो लाइट की रोशनी दिखता है मुझे, इट मीन्स मेरे आइज में विजन है। मैं उसकी इस विल पावर को देख के भी काफ़ी हैरान हुआ। उसकी इस विल पावर ने, उसकी जीने की जो शक्ति ने उसको बचा के रखा हुआ था, जो उसके डेड सेल को भी एक्टिव करके बैठा हुआ था। आज काफ़ी टाइम हो चुका हो, मैं गारंटीड कह रहा हूँ वो इंसान अपनी फैमिली के अंदर बैठ के अपना काम कर रहा है, पर वो आज उसकी पूरी की पूरी फैमिली उस अननोन पर्सन के लिए प्रेयर करती है, जिसने उसको उठा के हॉस्पिटल छोड़ा। तो मैं आप सब लोगों से सिर्फ एक बात की रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी जिंदगी में आपको रोड साइड पे कहीं पे भी कुछ भी कैजुअलिटीज मिलती है, अब तो गवर्नमेंट का भी रूल आ चुका है, आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होगा, पुलिस वाला आपसे कुछ नहीं पूछने वाले, आप जाके उसको हॉस्पिटल छोड़ देंगे। तो आपने ये भी बेसिक लाइफ सपोर्ट का एक पार्ट कर दिया, आपने एक फर्स्ट एड वाला काम कर दिया आपने, कि आपने उसको हॉस्पिटल तक छोड़ दिया। और कभी भी ये मत सोचना इसको कोई दूसरा बंदा उठा लेगा। रीज़न क्या होता है, भगवान ना करे कभी अगर मेरा बच्चा, मेरा कोई भाई, मेरी माँ, मेरी बहन कोई रोड पे होगा, तो शायद जो मैं अभी सोच रहा हूँ वो दूसरा बंदा भी सोच रहा होगा, कोई और उठा लेगा। जब अपने पे आती है हम खड़े हो जाते हैं, दूसरे को कोसते हैं, जब दूसरी की बारी आती है हम थोड़ा इग्नोर करके चल देते हैं, देख लेगा कोई और, पुलिस आ जाएगी, देख लेगी, एम्बुलेंस में ले जाएगी। बट वो जो टाइमिंग है हमारा, वो टाइमिंग एक्सटेंड हो गया हमारा, वो 1 घंटा गोल्डन आवर्स हमारा 8 घंटे में चेंज हो गया। किसी के बच्चे की जान नहीं बच पाएगी, किसी की माँ की जान नहीं बच पाएगी, नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि सब लोगों की हेल्प करनी है, आप लोगों ने सिर्फ मेडिकल एड देकर करनी है। और CPR तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप आराम से किसी को दे सकते हैं। जब आपने यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन दे दिया था उसको 15 सेकंड में 30 टाइम, उसके बाद आपने सीधा इसके माउथ पे आना है, उसका एयरवेज आपने चेक करना है, ऐसे चिन को ऊपर करके उठा दो इसको, इसका एयरवेज यहाँ पे पूरी तरह खुल जाएगा। अगर मुंह के अंदर से कुछ भी है उसको साफ कर लेना साफ रुमाल से, टंग अगर उल्टी हो गई उसको सीधी कर लेना आपने। उसके बाद नोज को ब्लॉक करना प्रॉपर तरीके से और इनहेल करना 10 सेकंड में 2 बारी इसके माउथ में, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी जो ऑक्सीजन का कुछ पार्ट है इसके यहाँ लंग्स में चला जाएगा और हार्ट तक पहुंच जाएगा। अभी एक मेरा स्टूडेंट था, उसने मेरे से बात यहाँ डिस्कस करी, उसने अपने फादर को CPR दी थी, उससे बस एक गलती हो गई, उसे नॉलेज नहीं थी CPR की। अपने फादर को जब वो माउथ टू माउथ दे रहा था, उसने मैंने बोला सर मैं फादर को माउथ टू माउथ दे रहा था, बीच में मेरे फादर ने थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाया, पर कुछ देर बाद उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिखाया और डेथ हो गई थी उनकी। मैंने कहा तुमने क्या गलती करी? कि सर मैंने जब आपको अभी देखा यहाँ डेमो करते हुए तो मैंने नोज क्लोज नहीं करी थी फादर की, इनहेल करते हुए। जो हम ऑक्सीजन अंदर दे रहे हैं वो नाक से बाहर, अपने हाथ रख के इस तरह से कंप्रेशन देना। तो क्या होगा, आप हटे वो करने लगे, फिर वो हटा फिर आप करने लगे। ये आपने तब तक करना है जब तक इसकी नब्ज ना चल जाए या बंदा कोई रिस्पॉन्स करना शुरू ना कर दे। पर जैसे इसकी नब्ज चल पड़ी से रिस्पॉन्स कर दिया, हम हाथ पीछे कर देंगे,
कि हमारा काम जब नब्ज बंद है तभी सीपीआर देने का है, अगर नब्ज चल पड़ी है हमने फिर सीपीआर नहीं देनी उसको, और इसे हमने इमीडिएट हॉस्पिटल ले जाएंगे। पर ध्यान रखना खाने को पीने को सब कुछ नहीं देंगे। अब होता ना जब ठीक हो गया फिर पी ले पानी खा ले कुछ, कई दिन की मत है। रीजन क्या है इसका, जब ये हॉस्पिटल जाएगा डॉक्टर इसको डायग्नोज करेंगे तो कुछ इनका टेस्ट जो होते हैं वो खाली पेट होते हैं, ठीक है। कोई अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, खाली पेट करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट खाली पेट करने पड़ेंगे। अगर कुछ खा लिया पी लिया तो वो उनका 8 घंटा 12 घंटा 24 घंटे तक एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब जो मैंने मेहनत करी 1 घंटे की वो खराब हो गई यहाँ पे। तो खाने को पीने कुछ नहीं देंगे। और इससे कुछ बात और होती है, अगर सीपीआर केस नहीं आपके पास तो जॉर्नली एक्सीडेंटल केस भी आ गया आपके पास, आप उसका ट्रीटमेंट भी करके ड्रेसिंग भी कर दिया आपने उसकी, तब भी खाने पीने कुछ मत देना। रीजन क्या है, हॉस्पिटल में जाके जब उसको ऑपरेशन करना होगा तो डॉक्टर एक एनेस्थीसिया देते हैं आपको। उस एनेस्थीसिया की पर्टिकुलर डोज होती है, वो डोज तभी काम करती है जब आपका पेट खाली है आपका। अगर आपने कुछ खा रखा है पी रखा है तो आप वो कोटी में नहीं ले जाएंगे। अगर किसी का ऑपरेशन हुआ हो आपके रिलेटिव्स का या आपका, तो डॉक्टर बोलते हैं आपको कुछ खाना पीना नहीं है ऑपरेशन से पहले। वो इसीलिए बोलते हैं कि एनेस्थीसिया आपका वर्कआउट नहीं करेगा अगर आपका पेट में कुछ खाया पिया अगर आपने तो। पर कई बार हम लोग क्या करते हैं, बेटा खा लो, अरे खा लो कुछ नहीं होता, सुबह का टाइम है यार, जूस पी लो, एप्पल खा लो, कितना टाइम बुखार हो गया, कब नंबर आएगा, क्या होगा, छोड़ो कुछ खा लो। कोई लोग ऐसा खा भी लेते हैं ना, और नेक्स्ट डे ओटी से पहले आपसे डॉक्टर पूछता है कुछ खाया पिया तो नहीं है, और आप झूठ बोलते हैं नहीं सर हमने कुछ नहीं खाया पिया। आप ओटी में ले जाएंगे, आपका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, पर आपकी नींद बीच में खुल जाएगी। आप सोचिए ऑपरेशन चल रहा और आपकी आंख खुल गई तो क्या होगा, और क्यों खुली, आपने कुछ खाया हुआ था, एंटीजन प्रॉपर टाइम से वर्क नहीं करेगा, आपकी ओटी के अंदर ही डेथ हो जाएगी। डॉक्टर लिख देंगे कि फूड फॉर्म, मतलब आपके पेट में उनको खाना मिल गया, कुछ नहीं होगा ना, डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं, डेड बॉडी हैंड ओवर कर दी जाएगी पेरेंट्स को जो भी साथ में होगा। इसलिए कभी भी किसी को खाने पीने कुछ मत देना, नॉर्मल चीज में भी नहीं वैसे भी नहीं, जब तक उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो जाए। ऑपरेशन के बाद खुद बोलते हैं थोड़ा चाय पी लीजिए, थोड़ा बिस्किट ले लीजिए, तो 24 घंटे नहीं खाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। सर एक रीजन यही होता है जो खाली पेट रखे, ठीक है। अब सर मैं इन्वाइट करूंगा अपने नेपाल जी को जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। तो वही काम हम और तरीके से करें, जैसे कि सर ने लेक्चर दिया, मैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ, आपको एक करके दिखाता हूँ कि ये काम कैसे किया जाता है। जो सर ने मुंह से बताया मैंने करके दिखाया, तो आपने उसकी एक पिक्चर देखी एक सामने अपने, तो जो पिक्चर देखते हैं ना वो ज़्यादा याद रहती है, ठीक है। और इसी को जब हम खुद से करते हैं, मतलब जब प्रैक्टिस करते हैं हम किसी काम की, खुद से उसी काम को कर कर देखते हैं तो हमें 100% याद रहता है। तो आज हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं इसको तीनों मेथड से करेंगे। तो अभी आपका एक लेक्चर सेशन हुआ है, इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन में जैसे कि अभी BLS के बारे में हमने पढ़ा, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट एक वो टेक्निक है जो मरते इंसान को ऊपर से वापस ला सकती है। मतलब जो इंसान आपकी नज़रों में मर चुका है ना, उसे भी आप जीवित कर सकते हैं। एक जीवित व्यक्ति पर 10 गलतियां करोगे तो वो मर जाएगा, मगर मरने के बाद अगर गलतियां करोगे तो वो बच जाएगा। कहते हैं ना एक मशीन पहले से बंद पड़ी है, अगर उससे छेड़खानी भी करेंगे तो क्या होगा, गलत ही सही, मगर होगा क्या, या तो वो वापस आएगा या फिर नहीं आएगा। नहीं तो मतलब वो तो हमें भी पता है कि नहीं है, तो इसलिए हमें कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये CPR एक ऐसी टेक्निक है मुर्दे को भी वापस ला सकती है। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर समय पर आप किसी अपने को अनजान को फर्स्ट एड या CPR ट्रेनिंग से बचा सकते हैं, कोशिश तो कीजिए लाइफ में जब भी मौका मिले, ठीक है। अब ये जो कोर्स आप कर रहे हैं, देखिए आपको जो टाइमिंग है काफ़ी कीमती है इस जगह पर, कुछ ना कुछ आप काम छोड़कर अपना इस जगह आए हैं, जो आज की जगह कल आपको मेहनत करनी पड़ेगी हो सकता है। मगर देखिए ये जो छोटी सी नॉलेज आपको मिल रही है, ना तो हम यहाँ डॉक्टर हैं, ना हम आपको 1 घंटे में यहाँ डॉक्टर बना जाएंगे, मगर इस नॉलेज की वजह से डॉक्टर भी फेल है। मतलब एक फर्स्ट एड या CPR एक ऐसी टेक्निक है, अगर दे दिया जाए CPR समय रहते हैं तो डॉक्टर भी फेल है। मतलब कि MBBS डॉक्टर की डिग्री बेकार है हमारी इस छोटी सी नॉलेज के बिना।
जैसे कि एक एग्जांपल छोटा सा है, एक रोड एक्सीडेंट हुआ, किसी हॉस्पिटल के गेट के बाहर ही एक्सीडेंट हो जाए, क्या डॉक्टर कभी बाहर जाता है? कभी नहीं जाता है अपनी सीट छोड़कर। ये डॉक्टर गेट से बाहर जा नहीं सकता और पेशेंट खुद से उठकर आ नहीं सकता, तो इसकी ज़िंदगी बचाएगा कौन? आप जैसा कोई, हम जैसा कोई जिसे नॉलेज है वही तो टच करेगा। जिसे नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा? रुकेगा भी नहीं। और जो रुकेगा वो क्या करेगा? अपना मोबाइल निकालेगा, वीडियो बनाएगा। आजकल तो यही होता है, लोग वीडियो शूट ज़्यादा करते हैं, हेल्प कम करते हैं, तो लोग यही करते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि अगर नॉलेज है तो लोग काम करते हैं, नहीं है तो नहीं करते। अगर नॉलेज है, आज काम नहीं आएगी, कभी तो आएगी, कभी तो हमारे अंदर वो कहते हैं ना भावना आएगी कि हाँ आज मुझे इसकी हेल्प करनी है। तो आपने उसे उठाया, समय पर आप उसे हॉस्पिटल ले आए, हॉस्पिटल में उसका इलाज समय पर शुरू हुआ और डॉक्टर ने उसका जीवन बचा लिया। आपने हेल्प की तो बचा ना, और आपने ही लाने में देर की होती। देर का मतलब आपको वो देर से मिला ऐसा कुछ नहीं है, मगर जिस समय एक्सीडेंट हुआ था आप खुद उसके 1 घंटे बाद उस जगह पर पहुंचे थे। 1 घंटे से लोगों ने वहाँ वीडियो तो बनाई थी उसकी, मगर उसे उठाया नहीं। मगर आपने उसे 1 घंटे बाद उठाया, हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने एक ही बात आपसे कही, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गए, अगर आप कुछ समय पहले आ चुके होते तो हम इसका जीवन बचा लेते। मतलब गलती किसकी है? कहते हैं आपकी, लेट आ पाए हो, क्योंकि मैं तो सुबह 8 बजे अपने हॉस्पिटल आ गया था। मतलब डॉक्टर की गलती नहीं है, क्योंकि वो समय पर हॉस्पिटल में प्रेजेंट था। मतलब पेशेंट बाहर से आया, वो समय पर नहीं आया। तो सर ने जैसे कि अभी बताया था, 1 घंटे का समय सुनहरा अवसर हर किसी की लाइफ में आता है एक बार। तो ये 1 घंटा जो होता है ना, चोट लगने के या एक्सीडेंट होने के बाद का जो 1 घंटे का समय है, वो सुनहरा घंटा, सुनहरा अवसर होता है उस घायल के लिए। क्योंकि पहले 1 घंटे के अंदर अगर कोई भी उपचार व्यक्ति को मिलता है तो उसका बचना आसान है, नहीं तो बचना आसान नहीं है। तो मैं शुरुआत करता हूँ इस टॉपिक की कि एक्सीडेंट केस से ही करता हूँ। तो जब भी कोई एक्सीडेंट केस होता है तो आपने वहाँ क्या करना है? सबसे पहला काम होता है डेंजर रिमूव करना, उसको उस खतरे से निकाल कर बाहर लाना है जिस जगह पर उसके लिए और कोई खतरा ना हो। और यहाँ खतरे में जाने से पहले अपनी खुद की सेफ्टी ज़रूरी है। मतलब जहाँ खुद का बचाव है वहाँ दूसरे को बचाइए, जहाँ खुद का बचाव नहीं है वहाँ किसी को मत बचाइए। ठीक है? परिवार की सुरक्षा भी तब करना जब खुद की सुरक्षा हो। पहले सुरक्षित अपने को करें, फिर परिवार के हर एक मेंबर को सुरक्षित करें। ये नॉलेज जो आज आप लोगों को दी जा रही है ना, आप लोग अकेले हैं जो 10 लोगों को बचा पाएंगे, मगर इस नॉलेज को जितना शेयर करेंगे उतना आपका फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि आपने ये नॉलेज ली, आप अपने परिवार के 5 लोगों को फर्स्ट एड दे सकते हैं, CPR से बचा सकते हैं। मगर यही मुसीबत आपके साथ होती है तो क्या आपका परिवार आपको बचा पाएगा? क्योंकि उनको तो कभी आपने बताया नहीं ना। तो ये नॉलेज जो आपको यहाँ दी जाएगी, अपनी परिवार में बैठकर जब भी आप समय बिताते हैं, शेयर करना कि आज हमारे ऑफिस में इस तरह की ट्रेनिंग हुई थी, कभी लाइफ में यह हादसा हमारे घर में होता है, मेरे सामने या मेरे पीछे होता है, तो इस तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो हम जो सीखते हैं ना, दूसरों के लिए सीखते हैं। तो मगर जो भी करेंगे पहले अपना बचाव। तो जैसे कि एक रोड पर एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट पॉइंट पर जब भी हमें जाना है तो वहाँ जाते समय सबसे पहला काम क्या करना है? जितनी भी भीड़ वहाँ पहले से मौजूद है उस भीड़ को अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपनी पहचान देनी है। क्योंकि देखिए हर किसी काम की पहचान जो है ना इंसान की, उसकी यूनिफॉर्म से होती है। और यूनिफॉर्म अगर हमने पहनी है तो हमारी पहचान है उस भीड़ के अंदर, और अगर नहीं पहनी है तो हमें अपनी पहचान देनी पड़ती है। देने का मतलब कि मैं रेड क्रॉस सोसाइटी में जॉब करता हूँ, मुझे फर्स्ट एड नॉलेज है, मैं इस व्यक्ति को फर्स्ट एड दे सकता हूँ, क्या आप सभी लोग मेरा साथ दोगे? भाई आप लोगों का साथ लेना ज़रूरी है। कहते हैं ना, अकेले हीरो कभी मत बनना। आज की डेट में हीरो मरता है, अकेले हीरो कभी मत बनना, पब्लिक का साथ लें। अगर यही पब्लिक आपका साथ नहीं देती है तो पुलिस को बयान देती है कि सर हमने मना किया था, नहीं माना, हमने कहा था टच मत करो इसे, फिर भी करता रहा। मारने वाला यही है, कोई और नहीं है। तो ये बयान जो उसने दिया है ना भीड़ ने, क्या आपको लगता है आपको कोई बचा पाएगा? पुलिस ने तो जो नोट किया और उस पर 10 लोगों के साइन करा लिए, हम तो गए ना। आज गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है कि आप किसी घायल की हेल्प करें तो कोई भी FIR दर्ज नहीं होगी।
मगर यहाँ सीन तो ऐसा मत बना देना कि एफआईआर आपके नाम से ही कट जाए। तो ये तो सीन ऐसा हो गया ना, इसलिए पब्लिक की हेल्प ज़रूरी है, पब्लिक का साथ ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं ना, वहाँ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो इसलिए पब्लिक का साथ लें। पब्लिक से क्या साथ लेना है, 10 लोग हैं, 10 लोगों से अलग अलग तरीके का काम लीजिए। पहले व्यक्ति को एक काम दीजिए, सर प्लीज़ आप एक काम कीजिए, आप समझदार आदमी हैं, आपकी जो बात है ये लोग ज़्यादा मानेंगे, तो आपने करना क्या है, इस भीड़ को 2 कदम पीछे कर देना है। 2 कदम पीछे होने से फ़ायदा ये है कि जो ऑक्सीजन लेवल इसको कम मिल रहा है, मतलब हम जो इसे घेर के खड़े हैं, हम जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो इससे ज़्यादा मिल रही है, तो इसे अभी जो ज़रूरत है वो ऑक्सीजन की है। तो हमें पीछे होकर करना क्या है, ऑक्सीजन को बढ़ाना है, तो हमें इससे पीछे रहना है। इसलिए 2 कदम पीछे कीजिए। किसी एक को और काम दीजिए कि सर प्लीज़ आप एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए, क्योंकि इसे हॉस्पिटल ले जाना भी हमारे लिए ज़रूरी होगा। जब तक हम ये काम करेंगे तब तक एम्बुलेंस यहाँ प्रेजेंट होगी। इसके अलावा और क्या करना है, 4 लोगों को बुला लीजिए। उन 4 लोगों की सहायता से क्या करेंगे, आप उसे उठाकर फुटपाथ पे लेटाएंगे, क्योंकि रोड पर किसी को फर्स्ट एड नहीं देनी है। सेफ्टी पहले ज़रूरी है, दूसरे को फर्स्ट एड बाद में, पहले अपना भी बचा, क्योंकि ये तो घायल पड़ा है एक्सीडेंट के दौरान, मगर ऐसा ना हो कि मैं इसे फर्स्ट एड दूँ, पीछे से कोई गाड़ी वाला मुझे भी नुकसान पहुंचाते। तो इसलिए पहला काम है फुटपाथ पे लेटाना। अब लेटाने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेंजर रिमूव कर दिया हमने, खतरे से उसे दूर किया है। अब इसके रेस्पॉन्स को चेक करेंगे। रेस्पॉन्स का मतलब होता है उसके शरीर पर होने वाली हलचल, उसकी प्रतिक्रिया को जानना। और जानने के लिए क्या करना है, आप जैसे आप घर में सिंपल सा तरीका है, इसी तो इस जगह पर देखिए, आपने रेस्पॉन्स को चेक करना है। रेस्पॉन्स को चेक करने का सिंपल सा एक तरीका है, सिंपल तरीका है, जैसे आप अपने घर के अंदर अगर अपने किसी बच्चे को जगाते हैं सुबह मॉर्निंग में, तो किस तरीके से जगाते हैं, क्या करते हैं आप किसी बच्चे को जगाने के लिए? बुलाते हैं, मतलब नाम से पुकारते हैं, ठीक है। और नाम से ना जगे वो 2-3 बार आपने उसको नाम से पुकारा, फिर जाके उसे हिलाते हैं, और फिर भी ना जगे तो सर क्या करते हैं सर? फिर तो मार देते हैं ना सीधा थप्पड़ मार देते हैं। तो हमें ऐसा काम देखो इस व्यक्ति के लिए नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे लिए अनजान है, और अनजान व्यक्ति के साथ ऐसा करने से ना कई बार ये थप्पड़ हमें खुद भी मिल सकता है। तो हमें इस तरीके का काम तो नहीं करना, मतलब इतना आगे तक हमें नहीं जाना है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इसे आवाज़ देनी है। तो नाम तो जैसे कि हम इनका जानते नहीं है, तो हेलो सर, क्या मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? कोई आवाज़ पलट के नहीं आई है, कोई जवाब इनका नहीं मिला है। अब हम इनके नज़दीक जाते हैं, नज़दीक जाकर शोल्डर टैप करते हैं, शरीर को थोड़ा सा दर्द देते हैं। हम हिलाते नहीं हैं, हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है। तो इस जगह हाथों को लेकर शोल्डर टैप करते हैं। अब शोल्डर टैप से क्या मिलेगा, शरीर को छोटा सा दर्द मिलेगा, और दर्द से क्या होता है, गहरी नींद या गहरी बेहोशी जो है वो टूट जाती है। तो इसे होश में लाने की कोशिश करेंगे रेस्पॉन्स को चेक करके। अगर इसका कहीं भी कोई रेस्पॉन्स मिलता है, इसकी आवाज़ आती है, इसके शरीर पर कोई हलचल होती है, वेरी गुड। और अगर ये सब नहीं होता है तो हमारे अंदर एक डर पैदा होता है। क्या डर? मर तो नहीं गया, ऐसे होता है ना भाई, हमें भी लगता है मर तो नहीं गया। जैसे कि आप लोग अपने फैमिली के साथ रात को जब सो जाते हैं, और रात को अगर उन्हें कहते हैं ना पास में सो रहे हैं, फिर भी अगर 2-3 आवाज़ उन्हें दें और वो आपको कोई जवाब ना दें, तो सीधी नज़र पेट की तरफ जाती है, चल रही है ना। एक डर, मतलब कोई रिस्पॉन्स ना दे तो एक डर बैठ जाता है। तो वही डर हमारे अंदर आ गया कि कहीं मर तो नहीं गया, और ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, इमीडिएट हॉस्पिटल। तो हमने किसी न किसी व्यक्ति को ये काम दिया था कि प्लीज़ सर आप एम्बुलेंस को कॉल कीजिए। तो कभी आप लोगों ने किसी एम्बुलेंस के लिए कॉल किया है? कभी ज़रूरत पड़ी हो, कभी आपको नहीं पड़ी, कभी मौका ही नहीं लगा, है ना। चलो ना ही पड़े तो बहुत अच्छी बात है, किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत, क्योंकि एम्बुलेंस कहते हैं ना, अगर जिसे मिलती है वो वापस लाती है, नहीं लाती है ये भी गारंटी नहीं होती है। तो ना पड़े किसी को ज़रूरत, अच्छी बात है। अगर एम्बुलेंस कॉल अगर किया जाए तो कैसे किया जाता है? सबसे पहले देखिए आपने करना क्या है, जिसको भी आप कॉल करें 102 102 नंबर पे कॉल करें, ठीक है। और आज की डेट में 112 एक इमरजेंसी नंबर है,
आप उस पर भी कॉल करके एम्बुलेंस के लिए रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। तो एम्बुलेंस कॉल करने के लिए जब भी आप किसी को कॉल करें, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, अपनी पहचान दें, है ना। उसके बाद जिस जगह पर यह हादसा हुआ है, जहाँ ये रोड एक्सीडेंट हुआ है, उस जगह का पूरा एड्रेस दें, ठीक है। इसके बाद आप उस जगह पर हुआ क्या है ये बताइए, मतलब वहाँ जो सीन है, जो एक्सीडेंट हुआ है वो किस तरीके का एक्सीडेंट है वो आप बताइए। उस जगह पर नंबर ऑफ कैजुअल्टी, कितने लोग वहाँ पर उस समय घायल पड़े हैं, ये भी आपका बताना ज़रूरी है। और उन लोगों की हालत क्या है, इस समय कंडीशन क्या है, लोग बेहोश हैं, चोट लगी है, दर्द से चिल्ला रहे हैं, जो भी उनकी हालत है वो आपने बतानी है। नंबर ऑफ कैजुअल्टी का फ़ायदा ये होता है सर कि हमें एम्बुलेंस की कितनी ज़रूरत है वो कैजुअल्टी के नंबर पे डिपेंड करता है। अगर एक्सीडेंट का सिर्फ नाम लेते हैं तो एक्सीडेंट स्कूटी का भी होता है, एक्सीडेंट कार का भी होता है और एक्सीडेंट बस का भी होता है, मगर तीनों एक्सीडेंट्स के अंदर नंबर ऑफ कैजुअल्टी अलग होगी। तो जहाँ कैजुअल्टी की संख्या ज़्यादा है वह एम्बुलेंस की ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो इसलिए हम नंबर ऑफ कैजुअल्टी बताएं। और सबसे बाद में आपने सामने वाले से क्वेश्चन करना है कि सर प्लीज़ आप ये बता दीजिए कि एम्बुलेंस हमें कितनी देर के अंदर मिल जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है कि आपको एम्बुलेंस कितनी देर बाद मिल रही है। अगर आपके पेशेंट के पास उतना समय है जितना समय उन्होंने दिया है तो आप उस एम्बुलेंस का वेट कीजिए, और अगर आपके पास वो समय नहीं है तो इमीडिएट किसी और साधन से हॉस्पिटल ले जाइए, क्योंकि समय आपके पास हो सकता है मगर जो सामने है उसके पास नहीं है। तो इसलिए आप उसके लिए ध्यान रखना कि वेट ना करना पड़े। तो एम्बुलेंस कॉल करें किसी भी कंडीशन में। और एम्बुलेंस कॉल करने का तरीका क्या है, जैसे कि अभी मैंने बताया, हेलो सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम महिपाल सिंह है, मैं इस समय पार्लियामेंट गेट नंबर 4 पर हूँ। यहाँ रोड एक्सीडेंट हुआ है, एक बाइक और एक कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक बाइक वाले को काफ़ी चोट लगी है, हालत ख़राब है, बेहोश है व्यक्ति, हॉस्पिटल ले जाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सर जल्द से जल्द एम्बुलेंस प्रोवाइड करो, और आप कितनी देर में इस जगह तक एम्बुलेंस भेज देंगे ये प्लीज़ आप बता दीजिए। तो इस तरीके से हम कॉल करेंगे, रिक्वायरमेंट देंगे। अब जैसी एम्बुलेंस कॉल होती है तो हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़कर क्या करना है, जो भी पेशेंट हमारे सामने है उसका एयरवे ओपन करना है। एयरवे ओपन क्यों करने हैं, एयरवे मतलब उसके सांस लेने के रास्ते को खोलना है। जब भी हम लोग अनकॉन्शियस होते हैं, बेहोश होते हैं, तो हमारे शरीर का जो कंट्रोल है और ब्रेन का जो कंट्रोल है शरीर पर वो नहीं रहता है, जिससे ना रहने से हमारी जो जीभ है वो पीछे की साइड रोल हो जाती है, और उसके रोल होने से क्या होता है, जो हमारा एयर पाइप है, सांस लेने का रास्ता, वो बंद होता है। तो इसे खोलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि इसको जो प्रॉब्लम आ रही है सांस लेने में वो आगे ना आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, अपने हाथ का ये शेप बनाकर इसके आईब्रो के ऊपर रखेंगे और दूसरे हाथ से इसको चिन को पकड़ लेंगे। तो यहाँ करना क्या है, आपने हेड डाउन चिन अप, सिर को पीछे झुकाना है, ठोडी को आगे से उठा देना है। तो इस तरीके से एयर पाइप ओपन करेंगे। इसके बाद देखिए आपने करना है ब्रीदिंग को चेक, वो होता है इसकी सांसों को चेक। हमारा दिल और हमारे लंग्स ये दोनों हमारे शरीर में चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दिल ब्लड को पंप करता है, आगे सर्कुलेट करता है, सप्लाई देता है आगे, और लंग्स हमारे जो फेफड़े हैं वो हमारे शरीर के अंदर हवा जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई करते हैं। ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं। अगर दोनों में से एक भी बंद हो जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक बंद होता है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चलते हैं, एक दूसरे का साथ है इन दोनों का। तो यहाँ हम या तो हार्ट बीट चेक कर सकते हैं, दिल की धड़कन जो सर ने बताया था, आप फ्रूट पाइप के साइड में जाकर आप चेक कर सकते हैं, और या फिर आप ब्रीदिंग उसकी सांसें चेक कीजिए कि उसके अंदर से जो हवा आनी चाहिए वो आ भी रही है या नहीं आ रही है। तो इसे चेक करने का एक फार्मूला है, लुक लिसन फील। आप देखें, सुने और फील करें किसको, उस हवा को जो अंदर से आ रही है। तो तरीका क्या होता है इसका, आराम से इसके पास बैठें, इसके एयर पाइप के पास झुकें और नज़र को पेट की साइड रखें। तो देखिए जब हम इस जगह देखते हैं तो क्या दिखता है इस जगह पर, जब भी हम लोग हवा लेते हैं छोड़ते हैं क्या होता है इस जगह पर, ऊपर नीचे होता है। तो ये हिस्सा अप एंड डाउन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे एयर अंदर जाती है ये फूल जाता है, जैसे एयर बाहर आती है डाउन होता है। तो इसे देखने से हमें पता लगता है। इसके अलावा मैं जब झुका था इसके पास में तो मेरी गाल पर एक हवा फील हुई थी जो इसकी नाक से बाहर आ रही थी, जिसे हम कहते हैं गर्म हवा। तो गर्म हवा मुझे यहाँ फील हुई थी, और उसी एयर के उसी हवा के नज़दीक था मेरा एक कान, और कान से सुना था मैंने वो साउंड, वो आवाज़ जो उस हवा की थी। तो ये मैंने सुना, देखा, फील किया, मुझे पता लगा कि व्यक्ति सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है।
देखिए दिन में तो ये हवा ना नज़दीक से ही सुननी पड़ती है, मगर रात को कई बार ना हमें दूर से भी सुनाई देती है। आप लोगों ने भी सुनी होगी अपने घर में, बहुत से लोगों की आवाज़ ना पता लगता है कि हाँ सांस ले रहा है, मतलब डरने की ज़रूरत ही नहीं है, दूर से ही पता लग जाता है। दूसरे रूम में होगा ना तब भी पता लग जाता है कि हाँ ले रहा है। तो ये दिन में तो हमें काफ़ी नज़दीक से जाके सुननी पड़ती है। तो इस तरीके से हम इसकी ब्रीदिंग को चेक करेंगे। जब इस चीज़ को चेक किया जाता है तो दो सीन होते हैं, या तो ये ब्रीदिंग ले रहा है, मतलब या तो इसकी सांसें प्रॉपर चल रही है या इसकी सांसें नहीं चल रही हैं। अगर इसकी सांसें चल रही हैं और आंखें बंद हैं तो जब तक हमारे पास एम्बुलेंस नहीं आती हमें क्या करना है, हमें इसको रिकवरी पोजीशन में लेटाना है। रिकवरी पोजीशन होती है किसी भी एक साइड करवट से लेटा देना। उसका एक रीज़न है क्यों लेटाना है। इसको ऐसे लेटाने से नुकसान क्या है और ऐसे लेटाने से फ़ायदा क्या है। हमारी जीभ पर एक लिक्विड बनता है जिसे हम स्लाइवा, लार कहते हैं, और ये लार एक दिन में 1 लीटर कम से कम शरीर में बनती है। और अगर हम लोग सीधा लेटे रहेंगे और रिस्पॉन्स शरीर पर नहीं है कोई, तो क्या होगा, ये लार मुंह के अंदर स्टोर होगी और स्टोर होकर ये एयर पाइप को ब्लॉक करेगी। इसलिए हम करते क्या है कि इसको करवट दे देते हैं। जब इसकी स्टोरेज थोड़ी सी बढ़ेगी तो ये साइड से बाहर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम एयरवे ब्लॉक ना हो इसको इसलिए रिकवरी पोजीशन में लिटा देते हैं। और अगर इसकी ब्रीदिंग चालू नहीं है, इसकी सांसें नहीं चल रही हैं तो इमीडिएट CPR स्टार्ट करें। CPR देने का तरीका क्या है, मेथड कैसे देते हैं CPR, वो मैं ऊपर आके बताता हूँ। देखिए CPR देने के लिए ये जो पोजीशन मैं यहाँ ले रहा हूँ ना, वो नीचे से तो ली नहीं जा सकती, इसलिए मुझे यहाँ चढ़ना पड़ा इसके ऊपर। तो यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपने कैजुअल्टी के पास बैठना है और दोनों घुटने के बल बैठना है। राइट लेफ़्ट किसी भी साइड में बैठ सकते हैं जहाँ आपको ईजी लगे, ठीक है, उस साइड में बैठ जाएँ। इस तरीके से बैठें, पूरी तरह स्ट्रेट हो जाएँ आप घुटने के ऊपर। अपने एक हाथ की हथेली का ये हिस्सा सीने की हड्डी पर रखना है। किस जगह पर रखना है, ये हमारा शरीर है, इस तरीके से शेप होती है हमारे शरीर की। ये हमारी स्टेनम बोन होती है, सीने की हड्डी। इस जगह पर जाकर इसका एंड हो जाता है। एंड कैसे पता लगता है, यहाँ से नीचे कुछ भी दबाव दोगे तो अंदर चली जाएगी उंगली। यहाँ से दोनों रिब्स हमारी राउंड हो जाती है। इस जगह जहाँ एंड हुआ था इसके ऊपर 3 उंगलियाँ रखेंगे और 3 उंगलियों के ऊपर जो जगह आएगी उसे आप दबाएंगे, क्योंकि हमारे हार्ट जो है, जो हमारा दिल है, वो इस जगह पर है, सेंटर बोन में होता है, सीने की हड्डी के बीचों बीच होता है। तो आपने इस जगह पर दबाना है। दबाने का तरीका है, अपनी हाथ की ये हथेली का ये हिस्सा सीने की हड्डी के बीचों बीच रखें, दूसरे हाथ को लॉक करें, दोनों हाथों को मिलाकर वी शेप बनाएं, जैसे मेरे हाथों की वी शेप बननी है। ये जो एल्बो है इसे पूरी तरह टाइट रखें। अगर आप इसे टाइट नहीं रखेंगे तो आपका जो फोर्स है, जो आपका जो दबाव है, वो इस जगह पर नहीं आएगा। इस हड्डी को दबाना मजाक खेल नहीं है। सर ने बताया था 2 से 2.5 इंच गहराई तक दबाना है। अब आप इंची टेप तो लेकर नहीं बैठेंगे ना इस जगह पे, अगर फिर एक अंदाज़ा है कि मेरी जो फोर्स है, जो ताकत है, वो पूरी है या नहीं है। तो इस तरीके से आपने 2 इंच गहराई तक दबाना है। आप इसे कहते हैं ना, पूरा वजन लेकर भी किसी के सीने पर बैठ जाओ ना, आपका 80 किलो वेट है, फिर भी किसी के सीने पर बैठ जाओगे ना, तो उसकी हड्डी ना आधा इंच भी दबाव नहीं लेगी। और आपने उसी शरीर के ताकत से आपने उसे 2.5 इंच तक दबाना है। तो इसको दबाना क्या तरीका है, पूरी ताकत लगाएं, हाथों को लॉक करें, एल्बो टाइट रखें, शोल्डर को स्ट्रेट करें, मतलब कि ये जो आपकी कलाई है उसके स्ट्रेट में रहेगा शोल्डर आपका। जो वज़न आएगा वो इस जगह से आएगा। हथेली से वज़न नहीं डालना है, हथेली से ताकत नहीं लगानी है, आपने शोल्डर का फोर्स देना है। तरीका कैसे आपने इसे दबाना है, समझ आया जी सभी को। देखिए इसमें एक आवाज़ आ रही थी अभी, हवा की आवाज़, मतलब इसका मतलब क्या था, जैसे मैं इसे दबा रहा हूँ हवा बाहर जा रही है और जैसे ही हम छोड़ रहा हूँ तो हवा अंदर भी आ रही है। मतलब आप इसको सांसें दे ना दे मगर ये लेगा। तो इस तरीके से हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं। ये चेस्ट कंप्रेशन जो है ना 1 मिनट में कम से कम 100 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 120 बार तक देते हैं। मतलब कि 1 सेकंड में 2 बार आपने इसे दबाना है। तो 2 बार दबाना किसी को कोई मजाक खेल नहीं है।
तो इस तरीके से चेस्ट कंप्रेशन दें। और सर ने अभी कहा था कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, मतलब कि 15 सेकंड में 30 बार दबाएंगे, 2 बार मुंह से सांस देंगे 10 सेकंड में। ये मेथड भी है हमारा, मगर अभी कुछ समय के लिए ब्रेक है इस मेथड पे। ब्रेक कोविड के दौरान है, क्योंकि ये जो एरिया है इसी से कोविड का सबसे ज़्यादा खतरा है। और यही काम अगर हम किसी के साथ करें तो कहते हैं ना, ज़िंदगी तो बचानी है मगर अपनी मौत तो साथ नहीं ले जानी है ना। तो इसलिए ना आज की डेट में चेस्ट कंप्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसके सीने पर दबाव भी बनाते रहें, मुंह से सांस दें या ना दें कोई ज़रूरी नहीं है। अगर फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ मुंह से सांस कैसे दी जाती है, वो नीचे से दिखाता हूँ। गए, चलो कोई नहीं नहीं सर, ठीक है ठीक है ठीक है। कोई नहीं कोई नहीं सर, फर्स्ट एड है। नहीं वो बचा लिया मैंने। चलो इसके अलावा देखिए, अब माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कैसे दी जाती है। इसका एयरवे ओपन करेंगे हमारे। हाँ जी बताइए। ये जो हम दे रहे हैं, सर को नीचे कर रहे हैं जी, लेकिन हमारा सर जब नीचे रहता है तो वो फ्लैट रहेगा, तो उसका गैप कहाँ मिलेगा कि जो इस तरह से देखिए bend होगा? अभी मेरा सर इस तरीके से है, हाँ, हमें जब हम ऐसे लेटते करना हैं। है। ऐसे करने से क्या हुआ, ये एयर पाइप स्ट्रेट हो गया। अच्छा, जब मतलब वो मैं जो standing- हवा दूंगा वो डायरेक्ट जाएगी। ऐसे रहेगा तो ये थोड़ा फोल्ड रहता है, तो हवा का प्रेशर पूरा नहीं आता है। नहीं, जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में या बैठने की पोजीशन में होगा तभी ये कर सकते हैं। हाँ जी। लेकिन लेटने की पोजीशन में तो नहीं, सीधा- लेटने के समय ही हमने ऐसे करना है। लेटने के समय हमने करना क्या है, गर्दन को पीछे की साइड ले जाना है। तो उससे क्या होगा, ये चिन्ह ऊपर जाएगा तो स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसको स्ट्रेट करने से आपकी जो एयर जाएगी वो प्रॉपर अंदर जाएगी। अब इस जगह पर देखिए हमने करना क्या है, ये 2 रास्ते होते हैं एयर के आने और जाने के। अगर जब एक का यूज़ करोगे तो दूसरे को बंद भी रखोगे, अगर बंद नहीं करोगे तो क्या होगा, यहाँ से गई तो दी मगर ये यहाँ ना जाकर ना नीचे से ही वापस आ गई। तो जैसा अभी सर ने एक एग्जांपल दिया था कि फादर एक्सपायर हुआ, उसने CPR दिया, मुंह से सांस भी दी मगर नोज पिंच नहीं करी थी। तो वो बहुत बड़ी गड़बड़ है, छोटी सी मिस्टेक है मगर फिर भी उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। तो ये सबसे पहला काम हमारा ये है, हम यहाँ बैरिकेडिंग करेंगे, बैरियर लगाएंगे। बैरियर लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी जो गंदगी है वो इसके अंदर ना जाए। तो हम एयरवे ओपन करेंगे, नाक को पूरी तरह पिंच करेंगे, इसको दबा के रखेंगे और पूरी तरह एयर, कंप्लीट एयर एक ही बार देनी है, बार बार नहीं देनी है। हम लोग करते क्या है, एक पल सांस लेते हैं, दूसरे पल छोड़ते हैं। ऐसा तो नहीं पहले 10 बार लेते हैं फिर छोड़ते हैं, एक बार लिया एक बार छोड़ा। यही देने का मेथड है कि एक बार देंगे और देने के बाद इससे छोड़ देंगे, मतलब जो गया है उसे वापस आने का मौका देंगे। क्योंकि अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, ये दोनों लंग्स जो हमारे फेफड़े हैं ये फूलते हैं, जैसी हवा अंदर जाती है तो फूलते हैं। और अगर मैं 10 बार हवा दूं क्या होगा, ये ज़्यादा फूल जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो गुब्बारा फट जाए। तो इसलिए आपने ये मेथड इस तरीके से यूज़ करना है। एक बार एयर गई, आपने इसे छोड़ दिया, वो एयर वापस आई और जैसे ही ये वापस आई आपने दोबारा पकड़ा, दोबारा दिया। तो 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ, अपने मुंह से सांस। मगर आज की डेट में ये काम नहीं करना है, सिर्फ कंटिन्यू चेस्ट कंप्रेशन देना है। ये चेस्ट कंप्रेशन करता क्या है, ये हमारे हार्ट को पंप कराता है। मतलब जो ऑटोमेटिक पंप करता था पहले से वो अब नहीं कर रहा है, मगर हम उसे आर्टिफिशियल तरीके से करा रहे हैं। कराने से क्या होगा, आगे ब्लड सर्कुलेट होगा। शरीर की हर एक जगह को चाहिए ब्लड की सप्लाई, मतलब मेरी उंगली की एक एक मसल्स को ब्लड चाहिए। और यहाँ अगर ब्लड मिलेगा तो ये जीवित है और नहीं मिलेगा तो ये मर जाए। तो शरीर को ब्लड की सप्लाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको चालू रखने से इंसान को बचाया जा सकता है। तो कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ होगा, नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आज की डेट में CPR एक फेमस उपचार है, इसकी नॉलेज सीरियल फिल्मों के द्वारा भी दी जाती है। आप लोगों ने कभी शिवाजी द बॉस मूवी देखी है, CPR देखा है कभी, उसमें किसी ने देखा है जी। बच्चे को इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है, डॉक्टर टेबल पर लेटाता है, बिल्डिंग से बाहर CPR देता है, बच्चा खड़ा होता है।
ढकने से कहते हैं ना, जब चिता पर आग दी जाती है उससे पहले शरीर को ढका जाता है, शरीर पर लकड़ी का वजन आता है, मगर साइड में जब आग लगती है तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है। शरीर में चाहिए क्या, टेम्परेचर मिल गया, टेम्परेचर कम हो रहा था इसलिए तो मर रहा था, टेम्परेचर बढ़ गया जीवित। और जब भी कोई जेंट्स मरता है तो उसकी वाइफ क्या करती है, ऐसे ही कुछ सीन होता है, जाने अनजाने में ही सही CPR तो दे दिया सर। इसको सेंटर से पंप करोगे तो टेक्निक है, तरीका है, दोनों साइड से मारकर दबाओगे फिर भी दबेगा तो वही जो नीचे है। ऐसी कंडीशन में जो लोग खड़े होते हैं, पड़ोसी कहता है लगता है हटे क्या जा रहा है। एक व्यक्ति जिसको फांसी के फंदे से उतारा गया है, आपको पता है उस मर चुका है, क्योंकि हम तो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, पहले कहते थे मर गया हाथ ही मत लगाओ उसे, जबकि हमारा कोई राइट नहीं है किसी को डिक्लेयर करने का। लाते समय भी CPR दो तो क्या जा रहा है, सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, डिक्लेयर हो चुका है, कोशिश करो, बच गया वेरी गुड, नहीं तो मरा तो पड़ा ही है। इसमें दिक्कत क्या है, आपकी कोशिश, नॉलेज थी, CPR की नॉलेज थी, फर्स्ट एड नॉलेज, कंडक्टर को कहते हैं जब से DTC बनी है कंडक्टर को फर्स्ट एड कंपलसरी है, नॉलेज थी। उन्होंने कैजुअलिटी के बाद फर्श पे बिठाया बच्चे को, 10-12 मिनट ही CPR दिया था, बच्चे की धड़कन चालू, दोबारा अंदर एडमिट कराएगा, बच्चा आज भी जीवित है। अभी देखिए अभी सारी है पेशेंट जीवित है, मगर जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचता है डॉक्टर कहता है सॉरी ये नहीं है। पैरामेडिकल स्टाफ जो एम्बुलेंस के अंदर होते हैं, उन्होंने कहा अभी तक तो था, 10 मिनट पहले तक तो था, अब कैसे मर गया। तो पैरामेडिकल स्टाफ जो एम्बुलेंस के अंदर होते हैं, उन्होंने खुद ने स्ट्रेचर के ऊपर ही खड़े होकर CPR उस व्यक्ति को दिया। उसे पता था अभी बन रही है, ये मशीन है सर, इसको बंद हुए जितना ज्यादा समय हुआ है उतना ही ज्यादा मेहनत हमें करनी पड़ेगी। और अगर ये मशीन अभी 2 मिनट पहले बंद हुई है, एक व्यक्ति सीने में दर्द हुआ, गिर गया, बेहोश हो गया, इसे 2 मिनट नहीं लगेंगे CPR से खड़ा करने में। मगर जो उतारा गया है फांसी के फंदे से, कितनी देर पहले सांसें रुकी थी पता, वहां मेहनत बहुत जरूरी है, कोशिश करना। और देखो घर में नॉलेज देना, फैमिली को बताना किस तरीके से CPR दिया जाता है। अगर कभी भी किसी को लेटा कर मत बताना, लेटा लेना, नहीं तो एक पिलो लेना, उस पर आप ये प्रेशर बना के दिखाना, इस तरीके से पूरा प्रैक्टिकल लाइव डेमो पर कर सकते हैं, मगर जो चेस्ट कंप्रेशन है वो लाइव डेमो पर नहीं करना है। ठीक है जी, तो ये जो हमने टॉपिक आपको पढ़ाया है इसमें कोई डाउट समझ आया सभी को?